बातों को रखते हुए नजर आते हैं, तो जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हरियाणा में नजर आते हैं उनका तालमेल आपस में बिल्कुल भी नहीं है। अनिल विज ने जिस तरह से कहा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो हरियाणा की स्थिति को और बेटर कर दूंगा, यानी कि वो ये मान रहे हैं कि 10 सालों में बीजेपी ने हरियाणा के बड़े लीडर हैं। आप हरियाणा में देखिए, चाहे वो राव इंद्रजीत हो या वो खट्टर हों या फिर वो अनिल विज हों, सबको एक तरीके से बीजेपी ने दरकिनार किया है। और यही बात बारंबार निकल कर सामने ऐसे वक्त पर जिस तरह की जब जो मतदान हो रहा है, मत पड़ रहे हैं, उस वक्त अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो ये बीजेपी के ऊपर या बीजेपी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो मतदाता है उनका रुझान। इसके बाद अनिल विज बहुत नाराज़ हो जाते हैं, कह सकते हैं उस बैठक को बीच में छोड़ते हैं और सरकारी गाड़ी छोड़कर अपनी प्राइवेट गाड़ी मंगाते हैं, उससे वापस घर आ जाते हैं। यानी कि आप समझिए उनके अंदर नाराज़गी इस लेवल की थी, क्योंकि उनको ये पता। जहां एक तरफ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक के सपने देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के दिग्गज नेता अनिल विज उनकी चिंताएं बढ़ा रहे हैं। एक तरफ जहां देखा जाए तो सुबह से ही वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अनिल विज ने एक ऐसा बयान दिया जिसने भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में डाल दिया है। जी हां, अनिल विज ने बयान दिया है कि अब अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी। तो क्या अनिल विज अब चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब हरियाणा में बढ़ने वाली है? क्या सीएम पद के लिए अब हरियाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी के दो फाड़ होते हुए नजर आएंगे? ये तमाम सवाल इस वक्त अनिल विज को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई मौकों पर वो कह चुके हैं कि मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ, सबसे अनुभवी, 6 बार का विधायक, मंत्री भी रह चुका हूं। और इस लिहाज से मेरे समर्थक लगातार इस बात की मांग करते हैं कि आप सीएम की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठते, आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनते। वही देखा जाए तो इस नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद से जो अनिल विज थे वो नाराज नजर आए थे, लेकिन चुनाव के वक्त पर ऐसे बयान देना आखिर क्या दर्शाता है कि अनिल विज अब बगावत करेंगे? क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की तरफ से पहले ही यह फैसला हो चुका है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद कई मौकों पर अनिल विज ने ऐसे बयान दिए हैं जो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान से नाराज हैं और वक्त आने पर वो कहीं ना कहीं बगावत कर सकते हैं। तो इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है अमन सर। सर, कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफ देखा जाए तो हरियाणा में जीत की हैट्रिक के लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है, तो भाई देखा जाए तो दूसरी तरफ कांग्रेस से ज्यादा उन्हीं के नेता उनकी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में राव इंद्रजीत है, अनिल विज है और नायब सिंह सैनी है जो सीएम पद का दावा ठोक रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बंद आंखों से ख्वाब देखना अच्छी बात होती है, लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको अपनी आंखों को खोलना पड़ता है। और बीजेपी जिस स्थिति में नजर आती है इस समय हरियाणा में, तो जाहिर बात है ये उनको पता होना चाहिए कि उनकी पार्टी पहले ही भंवर जाल में फंसी हुई है। ऐसे बयानबाजी करके कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की मुश्किल वो और बढ़ाएं, क्योंकि आज मतदाता अपने जो कह सकते हैं मतदान कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में अनिल विज का अगर इस तरह का बयान आता है तो वो ये जरूर संदेश जाएगा कि भाई बीजेपी के अंदर जो आपस में रस्साकशी का माहौल है, आपस में एक तरीके से तनातनी की जो स्थिति बनी हुई है, उसमें बिल्कुल भी सहज स्थिति नहीं बन पा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी आप देखिए नायब सिंह सैनी कह सकते हैं कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, खट्टर की जो कह सकते हैं भाषण है वो कुछ और कहते दिखाई पड़ते, राव इंद्रजीत जो है कुछ और अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं। तो जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हरियाणा में नजर आते हैं उनका तालमेल आपस में बिल्कुल भी नहीं है। अनिल विज ने जिस तरह से कहा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो हरियाणा की स्थिति को और बेटर कर दूंगा, यानी कि वो ये मान रहे हैं कि 10 सालों में बीजेपी ने हरियाणा के अंदर कुछ नहीं किया है, अगर मुझे बनाया गया होता तो मैं हरियाणा को कहां से कहां पहुंचा देता। इस तरह की बातों का कहीं ना कहीं देखिए जनता के ऊपर जरूर असर होता है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री होऊंगा तो हरियाणा की तस्वीर बदल देता, तो क्या इस बयान से वो खुद के सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या वो संतुष्ट नहीं है नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर के जो कार्यकाल में जो काम हुए उससे संतुष्ट नहीं है? देखिए, मुझे अभी भी याद है कि जब दुष्यंत चौटाला ने समर्थन वापस लिया था, उसके बाद बीजेपी के अंदर मीटिंग हुई, खट्टर साहब ने इस्तीफा दिया सीएम पद से और हर कोई ये मानकर चल रहा था कि भाई अगर नया मुख्यमंत्री कोई बनेगा, क्योंकि 4-5 महीने का जो कार्यकाल था वो बचा हुआ था, तो ऐसे में हर कोई यही मान रहा था कि अनिल विज का नाम सबसे आगे आएगा। लेकिन हैरानी उस वक्त होती है कि जब बैठक चल रही होती है, अनिल विज वहां पहुंचते हैं और उस बैठक में नाम निकल कर आता है नायब सिंह सैनी का। इसके बाद अनिल विज बहुत नाराज हो जाते हैं, कह सकते हैं उस बैठक को बीच में छोड़ते हैं और सरकारी गाड़ी छोड़कर अपनी प्राइवेट गाड़ी मंगाते हैं, उससे वापस घर आ जाते हैं। यानी कि आप समझिए उनके अंदर नाराजगी इस लेवल की थी, क्योंकि उनको ये पता था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि 6 बार के विधायक हैं,
एक बार स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री राज्य के रह चुके हैं। तो जाहिर बात है कि उनका जो कद है वो बहुत ज़्यादा है हरियाणा की राजनीति में, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने जिस तरह से उनको दरकिनार किया वो कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी का कारण बना, और अभी भी उनकी जो हसरतें हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वो अभी भी इसी उम्मीद में है कि बीजेपी अगर चुनाव जीतती है, बहुमत में आती है, तो उनका नाम आगे किया जाएगा। लेकिन इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि अमित शाह जो चाणक्य भी कहे जाते हैं बीजेपी के, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हम जो है नायब सिंह सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़ने वाले हैं, वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वही अगर मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर बीजेपी की सरकार एक बार फिर हरियाणा में आती है तो यहाँ आप मानकर चलिए कि अनिल विज ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, ये जरूर बता दिया है कि बीजेपी के अंदर खाने में जो स्थिति है कोई बहुत बेहतर नहीं है। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को भुगतना जरूर पड़ेगा। लेकिन सर सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पहली फैसला हो चुका है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जो अनिल विज कहते हैं कि मैं सबसे वरिष्ठ नेता हूं, अनुभवी नेता हूं, क्या इसको आधार मानकर जो है उनको सीएम पद देना चाहिए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बड़े बदलाव हमें कुछ सालों में देखने को मिले हैं। खास तौर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे को, वहीं बात करें हम छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह को, तमाम बड़े दिग्गज नेता थे जिनको दरकिनार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी कुर्सी पर भी लगातार चर्चाएं चल रही थी कि वो भी हटाए जाएंगे। तो आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी अनुभवी नेता हैं उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रही है, उनको कहीं ना कहीं पीछे हटने को मजबूर कर रही है? क्या परिस्थितियां बन रही है, किस बात का डर है? देखिए बिल्कुल सिराज, अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो खासकर उत्तर भारत में बीजेपी के जो नेता हैं वो किसी भी नेता को भी, अपने ही नेताओं को जो अनुभव के तौर पर या काम करने के तौर पर बड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनको दरकिनार करने से वो चूक नहीं रहे। आप देखिए वसुंधरा राजे, राजस्थान में उनकी पार्टी चुनाव जीतती है, मुख्यमंत्री नहीं बनाई जाती है, दरकिनार कर दिया जाता है। आप मध्य प्रदेश आ जाइए, शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया और ये कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत लेगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से रणनीति बनाई, जिस तरह बेहतर तालमेल बनाया अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, बीजेपी 170 से भी ज़्यादा सीटें वहाँ पर लेकर आती है। उनको मुख्यमंत्री का ना बनाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। रमन सिंह को आप देखिए छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा बिहार आप जाइए, अश्विनी चौबे इतने बड़े लीडर हैं। आप हरियाणा में देखिए, चाहे वो राव इंद्रजीत हो या वो खट्टर हो या फिर वो अनिल विज हो, सबको एक तरीके से बीजेपी ने दरकिनार किया है। और यही बात बारंबार निकल कर सामने आती है कि क्या अमित शाह के मुकाबले कहीं ये लोग ना खड़े हो जाएं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि अब जिस तरह का समीकरण देखने को मिल रहा है आने वाले दिनों में, हालांकि इसकी जो है बहुत सारी चर्चाएं भी होंगी, क्योंकि अब मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल है, हो सकता है उनका अंतिम कार्यकाल हो बतौर मुख्य प्रधानमंत्री। अब अगला मुख्य जो पीएम है वो कौन बनेगा, इसको लेकर जो चर्चाएं वो चल रही हैं। ऐसे में जो बड़े नेता बन सकते हैं या बनना चाह रहे हैं, उनको बीजेपी अभी से दरकिनार कर रही है, और इसीलिए तमाम बड़े जो नाम हैं इनको कह सकते हैं पीछे धकेला जा रहा है, क्योंकि अमित शाह के मुकाबले कोई दूसरा है। क्योंकि ये भी कहा जाता है गुजरात लॉबी जो है वो नहीं चाहती कि दूसरा या उत्तर भारत से कोई बड़ा चेहरा निकल कर आए जो कहीं ना कहीं अमित शाह को कंपटीशन देता हुआ दिखाई पड़े। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं उनको लेकर भी यही बात कही जा रही है कि उनको भी लगातार इसीलिए बैकफुट पर धकेला जा रहा है, क्योंकि वो भी लगातार पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अनिल विज का यह बयान आया है चुनाव के दौरान, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी को दर्शाता है? क्योंकि देखा गया है कि जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहती है वहां पर उनके नेता जो है इतने बागी तेवर नहीं दिखाते हैं, लेकिन वहीं जब कमजोर परिस्थितियां होती है तो कहीं ना कहीं उनके तमाम जो नेता है वो बगावती तेवर दिखाते हैं। तो ये इस बात का संकेत है कि हरियाणा में जो चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, सिर्फ बीजेपी के अंदर ऐसा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में आप देखिए शैलजा और हुड्डा में अभी तक भी इसी बात को लेकर तनातनी का माहौल है। शैलजा ने तो खुलेआम तौर पर कह दिया कि हाँ दलित समुदाय से इस बार सीएम बनना चाहिए हरियाणा का। तो ये कमोबेश सबकी स्थिति एक जैसी है, लेकिन देखिए जो पावर में आता है बाद में शॉर्ट आउट चीजें हो जाती हैं। हो सकता है किसी को डिप्टी सीएम बना दे, किसी को सीएम बना दे, और इस तरह से मसले को शॉर्ट आउट किया जाता है। लेकिन जिस तरह अनिल विज, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने में चीजें मैनेज कर ली जाती हैं, लेकिन अनिल विज का जो बयान है वो ये बता रहा है कि वो मुखर हो गए हैं और जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया है वो उससे नाराज हैं, इसीलिए शायद वो इस तरह की बयानबाजी करें। लेकिन हाँ ये आप जरूर मानकर चलिए कि ऐसे वक्त पे जिस तरह की जब जो मतदान हो रहा है, मत पड़ रहे हैं, उस वक्त अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो ये बीजेपी के ऊपर या बीजेपी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो मतदाता है उनका रुझान बदल सकता है। क्योंकि अभी 11-12 बजे के आसपास हम बात कर रहे हैं, अभी 4-5
घंटे का मतदान बाकी है। अगर अनिल विज जैसे सरीखे नेता इस तरह की बात करेंगे तो ये बीजेपी के लिए असहज स्थिति होगी और कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे के साथ किया, उनकी पार्टी के दो फाड़ किए और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र में, वहीं शरद पवार की पार्टी के दो टुकड़े हो गए। वहीं देखा जाए तो झारखंड में अभी ताजा जो उदाहरण देखे हम तो चंपई सोरेन जो कि सबसे अनुभवी और सबसे भरोसेमंद नेता थे झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो क्या ये तमाम तरह के दाव अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही दाव में फंसती आ रही है और उन्हीं के नेता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, ऐसा कहा जाता है सिराज कि जिस मठ पे ज़्यादा जोगी होते हैं उसका उजड़ना तय माना जाता है। आप बहुत सारे नेताओं को लेकर आइए, तमाम बड़े चेहरों को लेकर आइए, लेकिन आखिर में उनको आप क्या देंगे? जाहिर बात है कि अगर जो शैलजा के बारे में बीजेपी इतना हम्बल अपनापन दिखा रही है, इतना जो है उनको लगातार ये कह रही है कि भाई मुख्यमंत्री का दावेदार उनको बनाया जाना चाहिए, लेकिन अगर वो शैलजा बीजेपी में आती हैं तो क्या बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? तो देखिए, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो अब आप मुश्किलों में फंस जाते हो। अशोक तंवर बड़े नेता माने गए, बीजेपी के शामिल हो गए, कांग्रेस छोड़कर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में वो आ जाते हैं चुनाव से पहले। तो ये जो चीजें हैं, देखिए नेताओं का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पार्टी का जो वोट बैंक है, पार्टी जिस आधार पर चुनाव लड़ती है, अगर उससे समझौता करेगी, उसको छोड़ेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान उसका होता हुआ नजर आएगा। बीजेपी जो लगातार 10 सालों से यही बात कह रही थी हरियाणा को हम बेहतर राज्य बनाएंगे, लेकिन अनिल विज के बयान ने कहीं ना कहीं साबित कर दिया है कि बीजेपी ने जो दावे किए थे वो कहीं ना कहीं उतने पुख्ता नहीं हो पाए हैं, उतने मजबूत नहीं हो पाए, क्योंकि हरियाणा अभी भी बेरोजगारी में नंबर 1 है। और राहुल गांधी ने लगातार, आपने देखा कि जिस तरह से जो कह सकते हैं जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से बातचीत की और एक कनेक्शन बनाने का प्रयास किया, और यही वजह है कि बीजेपी के नेता जो है अब राहुल गांधी के जाल में फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं। राहुल गांधी अगर एक भी कोई स्टेटमेंट दे दें उसके ऊपर तमाम बीजेपी के नेता टूट पड़ते हैं। आप देखिए, जलेबी के बारे में उन्होंने कहा और बीजेपी के तमाम जो नेता थे वो सिर्फ जलेबी पे बात कर रहे थे। बेहतर होता है कि आपने जो 10 साल में किया है वो आप करते। अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को आप फॉलो करते हुए नजर आते हैं, और यही बात कहने कहीं जो राहुल गांधी है वो समझ चुके हैं। कि राहुल गांधी ने इससे पहले भी कहा था, जब उन्होंने क्या कहते हैं लोकसभा में खटाखट की बात की थी, उस समय भी पीएम मोदी इसके ऊपर जो कमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं जो चाहूँ वो पीएम मोदी से बुलवा सकता हूँ, क्योंकि पीएम मोदी मेरी बात को ही दोहराते हुए नजर आते हैं। तो तमाम ऐसे समीकरण जो बन रहे हैं जिसमें बीजेपी अपने जाल में फंस रही। भाई कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की कह सकते हैं आत्मविश्वास दिखाया, हालांकि उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी जो सीएम पद को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी एक यूनिट बनकर कहने की लड़ती हुई नजर आ रही है, और हो सकता है चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो इसका जो नजारा है वो भी हमें देखने को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, चुनाव परिणाम के बाद नजारा क्या होगा ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन अनिल विज जिस तरीके से सीएम पद को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अनिल विज ने जिस तरीके से कहा है कि अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी, तो क्या सीएम बनने की तैयारी में अनिल विज है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं? देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अनिल विज का रुख भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्या रहेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।